नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे आज राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति हम डिटेल में हर उस पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानकर चलिए पॉलिटी का, कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप सच में अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो यकीन रखना कि जिन चैप्टर्स को मैं महत्वपूर्ण बताता हूं उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि मौलिक कर्तव्य से, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से, मूल अधिकार से, राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रेसिडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने दिल से मेहनत कर ली तो ये मेहनत आपकी ज़रूर सफल होगी। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, चलिए बहुत शानदार। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट, चलिए जी, प्रेसिडेंट की बात हम लोग करते हैं, और प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सर, कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से भाग में आता है। देखिए, संविधान का एक भाग है जिसे हम 5 कहते हैं। संविधान का भाग 5, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, कैग, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, इन सब से संबंधित है। यानी कि संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है भाग 5। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे कि सर जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका संविधान के किस भाग में वर्णन है। आप कहेंगे सर किस पार्ट में वर्णन है, तो आप बताना सर कि एक भाग है भाग 5, और भाग 5 में जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ लेंगे भैया अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 151 तक। लेकिन हम जो 151 तक पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैं ऐसे कर लूं कि सर ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आप लोग इसको देखिएगा, आप कहेंगे सर संविधान का सबसे बड़ा भाग होगा, ठीक है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, बिगेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा भाग है। ये आप लोग लिख सकते हैं कि सर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। तो आप लोग मुझे बताएंगे सर भाग, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं सर बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या बिगेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। और इस भाग 5 में जो आर्टिकल्स है ना, वो आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होंगे। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ठीक है, 151 तक। और इसमें जो हम पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट जिसे हम बोलेंगे। हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति इसमें पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वाइस प्रेसिडेंट इसको हम बोलते हैं। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। बात आती है सर इसमें हम संसद पढ़ेंगे, संसद जिसमें लोकसभा राज्यसभा होगी, संसद यानी कि पार्लियामेंट। क्या पढ़ लेंगे इसमें हम? पार्लियामेंट हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। चलिए, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? आप कहिएगा सर इसे हम अटॉर्नी जनरल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। क्या बोलते हैं महान्यायवादी को? अटॉर्नी जनरल। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें हमें और क्या पढ़ना है। हम इसमें पढ़ सकते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ेंगे सर इसमें हम? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोत्तम न्यायालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सर्वोत्तम न्यायालय भी कहेंगे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रपति पर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता ही होना चाहिए। इसी में हम पढ़ेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या पढ़ेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
कौन? महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक। इसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि CAG। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी। तो ये इतना बड़ा पार्ट है, ये इतना बड़ा पार्ट है, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। आर्टिकल 47-48, यानी कि आपने फिर पूरी क्लास नहीं पढ़ी विकास, आपको पूरी क्लास लेनी चाहिए थी। फ्राइडे में आपने क्लास नहीं ली है ना? फ्राइडे में आपने क्लास नहीं ली ना? चलिए, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग पढ़ेंगे? बिल्कुल सर, मेरे पास येलो बुक स्टैटिक जीके की बुक पहुंच गई है। बहुत बहुत थैंक यू अजय कुमार, अरे वाह, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, यहां पर हमने सारी चीजों पर चर्चा करनी है। अब हम बात करेंगे सर राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित हम आर्टिकल की बात करते हैं कि सर जो राष्ट्रपति का पद है ये किसके समान है, किससे तुलना की जाती है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की जो तुलना की जाती है ये किससे की जाती है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की तुलना, कंपैरिजन हम किससे करते हैं? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन के राजा के समान है। कि जो भारत का राष्ट्रपति है इसे हम रबड़ की मोहर कहते हैं। ठीक है, स्टाम्प ऑफ रबर। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर स्टाम्प ऑफ रबर कहते हैं। अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली कि सर ये बताइए भारत में जो राष्ट्रपति है इसे हम किस किस रूप में जानते हैं। चलिए, आप मुझे बताइएगा कि सर राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसकी तुलना किससे की जाती है? तुलना। आप मुझे बताएंगे सर इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। किससे? ब्रिटेन के राजा से। ब्रिटेन के राजा से, किंग ऑफ ब्रिटेन। आप कहेंगे सर किंग ऑफ ब्रिटेन। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? किंग ऑफ ब्रिटेन से। ठीक है जी, किंग ऑफ ब्रिटेन से इसका कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? कंपैरिजन हो रहा है किंग ऑफ ब्रिटेन। अब बात आती है सर राष्ट्रपति को और हम क्या क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं सर राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे रबड़, रबड़ का या रबड़ की मोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर। ठीक है जी, रबड़ की मोहर कहते हैं। इसी को हम दिखावटी तोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिखावटी, दिखावटी तोता। आप कहेंगे सर दिखावटी तोता क्यों कहा गया है? दिखावटी तोता या नामात्र का प्रमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे नामात्र का प्रमुख कहा जाता है। क्यों ऐसा बोला गया है नामात्र का प्रमुख? आप कहेंगे सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति के पास जो है वो केवल केवल और केवल दिखावटी शक्तियां हैं। वास्तविक शक्तियां भारतीय संघ के पास हैं। किसके पास हैं? भारतीय संघ के पास हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीजें बन जाती हैं यहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें बन जाती हैं। आप कहेंगे सर इसकी तुलना किसके साथ की गई है? आप लोग मुझे बताइएगा सर भारत का जो राष्ट्रपति है इसकी तुलना, कंपैरिजन किससे की गई? ब्रिटेन के राजा से। इसे रबड़ की मोहर कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपनी कोई वास्तविक शक्तियां है ही नहीं। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अपलोड नहीं की गई है भाई, जरा देखो तो फ्राइडे वाली क्लास क्यों अपलोड नहीं हुई है, जरा देख लो। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। हाँ जी, रिचपाल जी हाँ जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। ये सारी चीजें तो हमने पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें हो गई कि भैया जैसे ब्रिटेन के राजा के पास अब कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है, वैसे ही भारत के राष्ट्रपति के पास भी कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है। उसके पास केवल वीटो पावर्स हैं। ठीक है, केवल वही वीटो पावर्स हैं। यहां तक हम पढ़ेंगे। अब बात आती है सर राष्ट्रपति का पद जो है वो कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की चर्चा अब होगी। अभी तक मैंने बेसिक चीजें बताई। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि सर प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि आप लोग मुझे बताइए सर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? आप बताएंगे सर एक आर्टिकल है यहाँ पर, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है जी इसमें? आप कहेंगे सर भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होगा। कि भैया संवैधानिक प्रमुख कौन है? चलिए बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे फैक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, वीटो पावर भी बताऊंगा मैं, सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो चीजें मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूं, नहीं डली हुई क्या है? बोलो उनको। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल अभी डल जाएगी भैया, बिल्कुल अभी डल जाएगी। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चल रहे हैं कि सर राष्ट्रपति का पद, कि सर राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? राष्ट्रपति का पद, आप कहेंगे सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट्स पोस्ट कह सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेसिडेंट्स पोस्ट, प्रेसिडेंट्स पोस्ट, ठीक है। या पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं आप, कि राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर आर्टिकल कौन सा होगा राष्ट्रपति के पद से संबंधित? अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग मुझे बताइए कि सर अनुच्छेद 52 में क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा सर? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसी में हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रावधान कहां लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया देयर शेल बी। आप कहेंगे देयर के साथ तो बिल का प्रयोग होता है, सेल क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है निश्चित ही होगा। देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये जो राष्ट्रपति होता है ना, ये देश का, आप कहेंगे सर देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। इसे क्या कहेंगे सर? इसे हम कहेंगे देश का संवैधानिक प्रमुख, ठीक है जी। देश का संवैधानिक प्रमुख भी इसी को कहा जाता है। आप कहेंगे सर संवैधानिक प्रमुख, ठीक है जी, संवैधानिक प्रमुख। यहां पर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कहेंगे सर जो राष्ट्रपति है ये देश का कौन है? आप कहेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। कौन हो जाएगा जी हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख? हम किसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ही क्या है? ये देश का प्रथम नागरिक होगा। कौन होगा? देश का प्रथम नागरिक। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कि भैया हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। आप कहेंगे सर देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? या इसको ऐसे लिख लो भारत का प्रथम नागरिक, अच्छा रहेगा, ठीक है। या यहां पर भी आप चलिए हेड ऑफ द कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देश लिखो, यहां पर आप क्या लिख लो भैया? भारत लिख लो, माफी चाहूंगा, यहां पर आप भारत लिख लो। भारत का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप क्या बताइएगा कि सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, चलिए बहुत बढ़िया। कि सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कि भैया देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, और भैया भारत का राष्ट्रपति होगा। ये सारा प्रावधान कहां पर दिया हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 52 में। हालांकि ये देश का तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन कौन से पार्ट में कहा गया है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द प्रेसिडेंट। भैया डीपीएसपी पूरा करा दिया मैंने,
डीपीएसपी मैंने पूरा करा दिया, मैंने मौलिक कर्तव्य भी करा दिए, मौलिक कर्तव्य भी करा दिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी जी, माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए मैं दिल्ली पुलिस में जो पढ़ा रहा हूँ ना माय डियर, मैं आप लोगों के लिए हर उस पॉइंट पर चर्चा करता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ सारी चीजें। एक बच्चे ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि सर आपने अनुच्छेद, एक उपाधि से संबंधित कोई आर्टिकल था कि वो छोड़ दिया, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि जो भी आपकी चीजें बच जाती हैं, जैसे क्लास में मैं करा रहा हूँ, या मान लो माइनर कोई बच गई, वैसे तो कोशिश मेरी ये है कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, अगर कोई बच भी जाता है तो मैं उसे मैराथन्स में इंक्लूड करता हूं, मैराथन्स में कराऊंगा ही कराऊंगा, आप परेशान मत होना, मैं सारी उसमें प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखता हूं। ठीक है माय डियर, तो इन चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीडी में थोड़ा सा लेवल हल्का रहता है इसका, इसमें लेवल थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए मैं डीपी पुलिस में बहुत डिटेल में, आपने पहले देखा होगा जो आपने पढ़ा होगा, मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही सारी चीजें कराता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, चाहे जो भी मेरे भाई यहां पर पढ़ रहे हैं, मेरी बहन यहां पर पढ़ रही हैं, सभी को मैं दिल से अपने छोटे भाई बहन के रूप में मानता हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए हर वो चीज कर पाऊं जो बहुत जरूरी है, जो करना चाहिए, एक टीचर का कर्तव्य है, एक अध्यापक की ड्यूटी है, तो मैं उनको पूरा करने का प्रयास करता हूं, और आई होप आप उसको देखते भी होंगे, आप उसको देखते भी होंगे। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि सर ये बताएं कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना भैया, मैं बहुत धीरे कराने का प्रयास करता हूं कि आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम से फ्रेशर होंगे, जिनको थोड़ा धीरे धीरे समझाने में मजा आएगा। भले ही क्लास एक दो एक्स्ट्रा हो सकती है, मैंने 40 क्लासेस का वादा किया है कि 40 क्लास में पॉलिटी खत्म करूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं जल्दीबाजी करूं और क्लासेस में खत्म कर दूं ना, अगर एक दो क्लास एक्स्ट्रा लगेंगी मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं हर पॉइंट आपको दूंगा भैया, पूरी चीजें मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए इससे जीडी क्या, एसएससी के सभी एग्जाम हो जाएंगे, वनडे के सभी एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्लीज आप लोग पढ़िएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं सर कि अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, किसमें होंगी, समस्त शक्तियां किसमें होंगी भैया, आप कहेंगे सर समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, यानी कि राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है, होंगी, या ऐसे लिख सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैव द ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति के पास सभी जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, या इसको मैं यहां पर लिख दूं ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, आप कहेंगे ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, कि भैया संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ऑल पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव किस में होंगी भैया, प्रेसिडेंट में होंगी, किसके पास होंगी भैया, आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट के पास होंगी। अब इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो आप बता सकते हैं क्या, कोई कौन भैया बताएगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो संघीय कार्यपालिका है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, या भैया राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सर राष्ट्रपति में निहित हैं, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने आप करेंगे, या भैया क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये बताओ सैटरडे में मैंने, हाँ जी सैटरडे में 53 लिखा है बेटा, 53, ये 52 लिखा हुआ है ऊपर, 53, मैंने सैटरडे में क्विज रखा था, आपने देखा था क्या एप्लीकेशन पर, आपने क्वेश्चंस किए थे क्या एप्लीकेशन पर, बताइए। चलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात करिए सर इन शक्तियों का प्रयोग, आप कहेंगे सर यूज, इन शक्तियों का यूज या प्रयोग आप मुझे बता सकते हैं कि सर कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, राष्ट्रपति स्वयं
यानी कि वो ऑन करेगा स्वयं या केंद्रीय या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। किसकी सलाह पर? संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। क्लियर है? संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर कि भैया संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति वास्तव में अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, वो संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। आप कहेंगे सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, on the recommendation of Union Council of Minister, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर ऑफ यूनियन कह सकते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए बहुत बढ़िया, मिनिस्टर्स। यहां तक आप लोग लिख लीजिए कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे, या यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि संघीय मंत्री परिषद यानी कि जो केंद्र में सरकार होती है, केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको आम भाषा में हम बोल सकते हैं केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां तक हम इन सारी चीजों पर बात कर रहे हैं, सारी चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। हाँ जी, नितिन कह रहे हैं 6 नंबर बना, अच्छा 9 नंबर बने, 12 ठीक हो। ये इसका मतलब फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, यानी कि आपने फिर रिवीजन नहीं किया। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बाहर का दिया ही नहीं था जो आप ना पढ़ पाए हो, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया था ऐसा जो मैं ना पढ़ पाए हूं। चलिए हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन दिए थे और आपके जो सिलेबस में थे, जो आप ये मानकर चलिए कि जो मैंने इसमें कराए हुए हैं थ्योरी में, वही से क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, चलिए बताइए, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बाहर से था तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, अभी मुझसे पूछ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन था सर जो हमने नहीं पढ़ा था और वो हम आपने दे दिया हो क्विज में, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आपका हक है और उसको बताना मेरी जिम्मेदारी है। आप अगर अपने हक से अपना बड़ा भाई मानकर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस मुझे यहां पर सॉल्व कराने चाहिए तो वो मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, बड़े भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया कि सर ये हमने लिख लिया। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 53(1) में, तो ये चीजें हो गई, ये सारा जो प्रावधान है ये 53(1) में है कि आर्टिकल 53 के 2 क्लोज हमें पढ़ने हैं। आर्टिकल 53 में 2 क्लोज पढ़ने हैं, आर्टिकल 53 क्लोज 1 और एक पढ़ेंगे आर्टिकल 53 क्लोज 2। क्लोज 2 में क्या लिखा है, 53(2) में क्या लिखा है, 53 खंड 2 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रमुख होगा। यानी कि आप कहेंगे सर रक्षा बलों का प्रमुख होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। आप कहेंगे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होगा? आप कहेंगे सर यहां तक आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, एक आर्टिकल में इसी का क्लोज 2 लिख रहा हूं, 53 क्लोज 2, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। क्या होगा जी? आप कहेंगे भैया ये तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। अब 3 सेनाओं में कौन हो गई? आप कहेंगे सर हमारी थल सेना हो गई, थल सेना। थल सेना को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर हम तो आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी। ठीक है, आप कहेंगे सर जल सेना, जल सेना को हम क्या बोलते हैं? नेवी। आप मुझे बता सकते हैं कि सर हम क्या बोलेंगे इसको? नेवी। और भैया वायु सेना को हम क्या बोलते हैं? वायु सेना। आप कहेंगे सर वायु सेना को हम क्या बोलेंगे? वायु सेना को हम क्या बोलेंगे? एयरफोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? एयरफोर्स। ठीक है, आप मुझे बताइए नेवी। हाँ जी, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। चलिए
बहुत बढ़िया जी, शानदार। तो यहां पर आप लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक कोई संविधान संशोधन से था क्या? तो मुझे लग रहा है फ्राइडे वाली क्लास आपने देखी नहीं फिर, क्योंकि उसी में था ना 42वां संविधान संशोधन करके था। फ्राइडे वाली क्लास बोल दी उसको क्या? अपलोड है, ऊपर नीचे हो गई क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, भैया फ्राइडे में ना फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ था, मौलिक कर्तव्य के नाम से वो अपलोड है। और मौलिक कर्तव्य में 3 47 48 49 50 वो कराए हैं मैंने 51 तक। उसके बाद मैंने मौलिक कर्तव्य भी कराए हैं, तो अपलोडेड है, पक्का अपलोड है ना? चलिए, हाँ जी, चेक करा लिए हमने, अपलोड है, बिल्कुल अपलोड है, ठीक है। हाँ, शायद जिसने वो क्लास नहीं देखी होगी तो वो नहीं कर पाए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है कि सर यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप लोग कहेंगे सर, हाँ बाई है बेटा, ये बाई बाई है, ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब एक आर्टिकल है अनुच्छेद 54, कि सर अनुच्छेद 54 क्या कहता है? इसमें क्या लिखा है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहां पर आप कहेंगे सर अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होगा, चलिए बताइए। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन निर्वाचन में हिस्सा लेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है माय डियर। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। कन्हैयालाल जो हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। किसके? व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। जब आप संविधान सभा की क्लास देखोगे तो वहां पर जो पीडीएफ 2 है, जो अपलोड मैंने कराई थी, मैंने कहा था कि अपलोड करा दिए मैंने, वहां से समितियां जरूर लिख लेना। इसका मतलब आप लोगों ने वो पूरी पीडीएफ देखी ही नहीं, देखी ही नहीं, ठीक है। आप प्लीज देखना उसको, प्लीज देखना। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इंग्लिश बोले हिंदी बोले, ये जो लिखा था ना हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा था। मैंने पर्टिकुलर बताया था कि भैया हाथों से संविधान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, जिन्होंने 6 महीने में हिंदी और इंग्लिश में लिखा था, लेकिन हिंदी उनकी कर्सिव थी। वास्तव में जो हिंदी संस्करण था वो वसंत कृष्ण वैद्य का था। ये मैंने सारी चीजें कराई हैं, आपको बोल कर बोला है, ठीक है। सारे फैक्ट समझाते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक है। साख समिति के अध्यक्ष थे पटाभी सितार मैया। इसका मतलब आपने संविधान सभा वाली पूरी क्लास ना तो पीडीएफ खोली है ना पढ़ी है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। अब बताइए, क्या ऐसे हर सैटरडे रखूं मैं आपका, जो वीक में मैं पढ़ाऊं हर सैटरडे उसका एक क्विज रखूं क्या? है ना, जितना भी सैटरडे में मैं पढ़ा रहा हूं उसका क्विज में रखूं क्या? आप लोग मुझे बताएं प्लीज। ठीक है, चलिए, यहां पर हम कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कह लें, निर्वाचक मंडल कह लें, निर्वाचन कह लें, या भैया निर्वाचक मंडल कह लें। कि सर किसमें होगा निर्वाचक मंडल? कि सर निर्वाचक मंडल, आप कहेंगे सर निर्वाचक मंडल, ठीक है जी। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आप कहेंगे सर इसको ऐसे करके लिखिएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज, क्या बोल देंगे जी इसको हम? इलेक्टोरल कॉलेज। कि साहब ये बताओ इलेक्टोरल कॉलेज किस में आता है, कौन कौन भैया बता देंगे? आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मामला ये है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा, इसका मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेगा। अच्छा, अनुच्छेद 54 और 55 दोनों एक जैसे लगते हैं, हालांकि 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है,
ठीक है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अनुच्छेद 55 में है। किसमें है? अनुच्छेद 55 में। चलिए सर वो मद्रास वाला क्वेश्चन नहीं था नोट्स में। कैसी बात कर रहे हो? संविधान सभा की 15 महिलाएं नहीं कराई थी कि अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से चुनी गई थी? यार ये तो गलत बात है भाई, ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो आप तो मेरे ऊपर हैं, जबकि मैंने सारी चीजें कराई हैं। जरा खोलना भाई संविधान सभा की पीडीएफ पूरी खोलना, पहली क्लास खोल के दो संविधान सभा की। चलिए मैं अभी प्रूफ करूंगा, मैं अभी दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, आप कहेंगे सर लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आप ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कौन होते हैं जी? इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड राज्यसभा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? राज्यसभा। चलिए यहां पर आप लोग लिख सकते हैं सर राज्यसभा। चलिए अब मान लीजिए कि सर यहां पर हम ये भी पढ़ेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं ऐसे करके लिखना भैया, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। चलिए राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, आप कह सकते हैं सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है जी, असेंबलीज। जैसे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, वो भी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, दिखाना जरा। चलिए मैं संविधान सभा की आपको एक पीडीएफ भी दिखा देता हूं, जिसमें मैंने बोला था पीडीएफ नंबर 2। चलिए मैं दिखा ही रहा हूं आपको, खुलने में टाइम लग रहा है, अभी आपके सामने ही इसको देखते हैं। अभी मैं जस्ट दिखाने वाला हूं आप लोगों को। क्यों नहीं ओपन हो रही? खुल गई क्या पीडीएफ? ये देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये आप देखना संविधान सभा की जो दूसरी क्लास है उसमें ये मैंने कराया है ना। और ये यहाँ पर है ना, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी, ये मैंने फोटोज भी दिखाए थे, ये फोटोज भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये सारी चीज़ें मैंने कराई थी। अगर आप उसके बावजूद भी अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने नहीं कराए। देखिए ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। दुख होता है जब एक टीचर मेहनत करता है और आप ये कहते हैं सर आपने क्लास में नहीं कराए थे, तो दुख हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बताइए, एक नोट में आपको लिख कर दे रहा हूँ, इसमें आप लोग लिखिएगा कि सर एक 70वां संविधान संशोधन, यानी कि ऐसे कह सकते हैं सर 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा क्या किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। किस किस को? दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी विधानसभा। कौन भैया? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा मिला, विधानसभाओं के सदस्यों को, ठीक है जी। आप कह सकते हैं विधानसभाओं के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों को कहेंगे, ठीक है जी। इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, आप यहां पर बता सकते हैं कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किसी को कोई समस्या? अच्छा ये बताइए कि सर ये जो है ना, ये जो कहां से इंस्पायर्ड है, ये प्रेरित कहां से निर्वाचक मंडल, कि सर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली है, इंस्पायर्ड कहां से हैं हम? तो आप कहेंगे सर इंस्पायर्ड, अगर पूछ लिया जाए कि सर कहां से इंस्पायर्ड हैं, तो आप कहेंगे सर आयरलैंड से। कहां से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड से। निर्वाचन की रीति भी आयरलैंड से है, और भैया निर्वाचन भी कहां से इंस्पायर्ड है? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। ठीक है जी, समझ गए आप लोग माय डियर। इसके बारे में हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। यहां पर आपने लिख लिया क्या? ये सारे फैक्ट आप लोगों ने आई होप लिख लिए होंगे। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बताएं कि सर ये हमने लिख लिया कि राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन भरने जब राष्ट्रपति जाता है, चलिए मैं बताता हूं राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट दे सकता है। राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट दे सकता है? तो राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं लोकसभा राज्यसभा में जो जीत कर जाते हैं, जैसे सांसद, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिनका निर्वाचन हुआ है, जो जीत कर गए, वो राष्ट्रपति को वोट देंगे। राष्ट्रपति को आप और हम वोट नहीं देते, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। अभी अनुच्छेद 55 में पढ़ेंगे वो चीज। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया। देयर इज अ प्रोविजन कि भैया क्या प्रावधान कर दिया गया? प्रावधान ये किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो अभी बना है। जम्मू कश्मीर कब बना? तो जम्मू कश्मीर के लिए भी आप लिख लेना कि सर जम्मू कश्मीर के लिए लिखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भी अधिकार मिल गया कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम हेड नहीं स्पीकर बोलते हैं, और वो है ओम बिरला जी वर्तमान में। ठीक है, मनोनीत में और निर्वाचन में मतलब यह है कि मनोनीत वो होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं बिना चुनाव के, बिना किसी इलेक्शन के, 4 चीजों से। हालांकि वो राज्यसभा में मैं पढ़ा था, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। यहां से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। चुनाव कितने का होता है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। सर 3 दिन से पूछ रहा हूं पीडीएफ से पढ़ लें या भैया? बेटा मेरी प्यारी गुड़िया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आपको पीडीएफ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पीडीएफ से पढ़ लो। आपको लग रहा है आप अपने नोट्स बनाकर ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, उनसे पढ़ लो। ये आपका आपका कॉल है ना, ये आपका कॉल है, मेरा कॉल नहीं है, आपका कॉल है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पीडीएफ से समझ में आ रहा है, पीडीएफ से पढ़ो। आपको हाथ से लिखकर, मैं तो कहूंगा हाथ से लिखो अपने नोट्स, ताकि आपको हाथ से भी लिखोगे, पढ़ोगे भी, और याद भी हो जाएगा। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सर यहां पर हम लोग बात करते हैं एक और लिखना कि सर 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर क्या बन गया? जम्मू और कश्मीर क्या बन गया? ये यूटी बन गया।
यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आप कहेंगे सर जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी बना, तो इसको भी अधिकार मिल गया कि जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? बताओ। हाँ, येलो बुक इंग्लिश में भी है भाई, येलो बुक इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलिए, बच्चों आज नवीन सर की जो है ना 5 बजे वाली क्लास नहीं होगी। नवीन सर की 5 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर, ये बताएं राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए? प्रस्तावक, जो प्रस्ताव रखें, प्रस्तावक जिसे हम बोलते हैं प्रपोजर, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर प्रपोजर, कि भैया प्रोपोजर, कि ये बताइए कि राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ना चाहता है, मैं यदि चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं तभी लड़ूंगा जब मेरे साथ 50 लोग प्रस्ताव देंगे कि अजीत सिंह को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाइए। ठीक है जी, आप कहेंगे, आप यहां पर कहेंगे कि सर प्रपोजर कितने होने चाहिए? 50। पहले कितने होते थे? 20। 1997 से ये कितने हो गए? 50 हो गए। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए अनुमोदक कितने होने चाहिए? आप कहेंगे सर अनुमोदक, अनुमोदक यानी कि अप्रूवल, कितने लोगों के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए? अप्रूवर कितने होने चाहिए? आप कहेंगे सर अप्रूवर भी होने चाहिए 50। हालांकि 1997 से पहले ये 20-20 हुआ करते थे, अभी ये कितने कितने हो गए? 50-50। ये बताइए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर जमानत राशि, जमानत राशि, कि भैया जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जिसे हम कॉशन मनी बोलते हैं। जमानत राशि का मतलब है कॉशन मनी, कि यदि कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो थोड़ा सीरियस होकर लड़े, क्योंकि यदि उसकी जमानत जब्त, आपने नाम तो सुना ही होगा, जमानत जब्त हो गई, उसे इतने भी वोट नहीं मिल पाए कि उसकी जमानत जब्त नहीं होती। ये कहाँ जमा होता है? ये जमा किया जाता है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कहां पर? जमा आरबीआई में होता है। आप कहेंगे सर एक राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए 50 प्रस्तावक, ऐसे समझो गांव का प्रधान जब प्रधानी का नॉमिनेशन फिल करने जाता है तो उसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाती है। वो क्यों? वो ये दिखाता है कि शक्ति कितनी है मेरे पास। लेकिन जब वो अंदर नॉमिनेशन करने जाएगा तो उसके साथ 2 गारंटर जाएंगे, 2 गारंटर जाएंगे। वैसे ही राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50। अनुमोदक कितने होने चाहिए? जिन्होंने अनुमोदन किया हो तो वो भी 50 होने चाहिए। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000। जमानत राशि का मतलब है कि एक निश्चित कोटे तक यदि राष्ट्रपति को वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ये वापस नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी मनी होती है एक तरीके से, जमानत राशि का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी। क्लियर है भैया? यहां तक आप लोग मुझे बताएं। अच्छा ये समझ में आया? पूजा कह रही है सर मैं और मेरे हस्बैंड आपकी क्लास देख रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, नमस्कार बोलना आप उनको। देखिए ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपके हस्बैंड आपके साथ बैठकर आपको क्लास देख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। वरना आजकल तो क्या होता है, हमारी थॉट इतनी हो गई है कि अरे चल मैं ही पढ़ लूंगा, तू पढ़ के क्या करेगी, तू तो बच्चे संभाल लेना, तू तो घर का काम संभाल लेना, तू पढ़कर क्या करेगी। भैया अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको एक साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलता है। और जो पढ़ते हैं, विश्वास रखना दुनिया में हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए लड़कों को मिल जाता है, लड़कों को मौके मिलते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत कम मौके दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। हालांकि आज की डेट की अगर मैं बात करूं, न्यू जनरेशन की बात करूं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। लेकिन मैं जिस गांव, जिस सोसाइटी से आता हूं तो वहां पर आज भी लड़कियों को बहुत कम मौके मिलते हैं पढ़ने के। गांव नहीं, गांव से कौन भेजेगा शहर जाओ पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाओ पढ़ने के लिए, बहुत कम भेजते हैं। ठीक है, अगर गांव में 50 लड़कियां हैं तो मुश्किल से 20 लड़कियों को ही पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और 20 में भी बहुत नॉर्मल। ठीक है, क्या कह रहा? घूसा मारना बोलूंगा? अच्छा मैं बोलूँ घूसा मारना? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मम्मी जी देख रही हैं, मम्मी जी को चरण स्पर्श प्रणाम करना मेरा, कि माता जी
आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप सबकी जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, वो इन बच्चों के साथ बने रहे। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। यहां पर क्या लिखा है अनुच्छेद 55 में? अनुच्छेद 55 में लिखा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति किसकी माय डियर? यहां पर आप कहेंगे सर राष्ट्रपति, ओहो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। चलिए बहुत बढ़िया। मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं सर, यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर आप लिख सकते हैं सर मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि सर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना चाहिए, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, उसकी रीति क्या होनी चाहिए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन जिसमें आप और हम डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहते हैं? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट करते। जैसे हमने लोकसभा में सदस्य जीतकर जिताकर भेज दिए, विधानसभा में जिताकर भेज दिए, तो वो सदस्य क्या कर रहे हैं? हमारे तरफ से, हमारे बिहाफ से वोट कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट तो वोट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंट करके भेजा गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए यहां पर हम लोग सारी चीजों की बात कर रहे हैं। एक बहन थोड़ी सी बहुत उदास है, मैं उस बहन के लिए दो शब्द जरूर बोलूंगा कि परेशान मत होना, ये समाज है, समाज कुछ भी कहता है तो आपको किसी की नहीं सुननी, आप अपने मन की सुनिए। आपके पेरेंट्स का सम्मान जिसमें हो आप वो काम करिए, क्योंकि माता पिता के सम्मान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके माता पिता का सम्मान को ठेस पहुंचे, आपके माता पिता को दुख हो। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान से भी अगर मैं बात करूं, मां लड़ जाती है। तो मां और पिता आपके लिए आपके भगवान है, और अपने भगवान को कभी दुखी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बहन कह रही सर मुझे लोग ताने मारते हैं। मैं बताता हूं, कुछ लाइन थी कि हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहां तो सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों लोगों की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम कहना है, उन्होंने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, इग्नोर करना, बस अपनी पढ़ाई पर मेहनत करना, और ये मेहनत आपको सफल बनाएगी। ठीक है, तो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए। सपना कह रही सर आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी बहन। आपको आपके जन्मदिन पर, आपके नए जन्मदिन तक आपकी ये वर्दी मिल जाए, आपके सपने साकार हो जाए, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।